हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभ्युदय कोचिंग क्लासेस ललितपुर। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिक्स एक्सपेरिमेंटल स्किल के पार्ट 5 को, जहां पर हम लोग जो हमारे प्रैक्टिकल की सीरीज चली आ रही है उसी सीरीज में कुछ और नए प्रैक्टिकल्स को हम लोग सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते इस वीडियो को। तो आज की जो हमारे प्रैक्टिकल्स रहने वाले हैं वो ये है एक्सपेरिमेंट नंबर 9 और एक्सपेरिमेंट नंबर 10। ये दो एक्सपेरिमेंट पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। दोनों इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड है। तो पहले में हम लोग क्या करेंगे, किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी को फाइंड करेंगे बाय द यूजिंग मीटर ब्रिज। बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट ये है, ठीक है। आई होप आप लोगों ने किया भी होगा। एक्सपेरिमेंट नंबर 10 में हम लोग बात करेंगे टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन वायर यूजिंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ बड़ा फेमस लॉ है। इस ओम्स लॉ का यूज करके हम लोग किसी वायर का रेजिस्टेंस को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहले एक्सपेरिमेंट को। तो सबसे पहले हमारा एक्सपेरिमेंट 1 जो है आज का, उसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग रेजिस्टिविटी को फाइंड करने वाले हैं किसी एक पर्टिकुलर मटेरियल की, जहां पर हम लोग एक मीटर ब्रिज की यूज करेंगे। आपको अपनी स्क्रीन पर एक मीटर ब्रिज दिख रहा होगा, ठीक है। इस मीटर ब्रिज में आपको एक गैल्वेनोमीटर दिख रहा है, एक जॉकी है, एक रेजिस्टेंस बॉक्स आपको दिख रहा होगा। अननोन रेजिस्टेंस हम यहाँ पर फिक्स करते हैं। एक नोन रेजिस्टेंस वाला हमारे पास गैप होता है, एक जॉकी है, ठीक है। एक हमारे पास बैटरी एलिमिनेटर है और एक स्विच है, ठीक है। तो ये पूरा सेटअप हम लोग बनाते हैं जब हम इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं। तो क्या प्रोसेस रहती है इसकी, समझते हैं इसको। तो सबसे पहले एक जो मीटर ब्रिज है, एक प्रैक्टिकल फॉर्म है व्हीटस्टोन ब्रिज की। आप लोगों ने व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में समझा होगा जब आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा होगा, तो वहाँ पे आप लोगों ने व्हीटस्टोन ब्रिज को जाना होगा। तो व्हीटस्टोन ब्रिज का ही एक एप्लीकेशन, एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हम कह सकते हैं क्या है, मीटर ब्रिज है। The circuit is connected as follows with the unknown resistance as one of the resistances। देखो, अगर हम मीटर ब्रिज को देखें तो इसमें एक मीटर स्केल होता है जिसमें 1 से लेकर 100 तक सेंटीमीटर तक की रीडिंग होती है। बीच में दो गैप होते हैं, ये गैप 1 है, ये गैप 2 है। तो एक गैप में हम लोग नोन रेजिस्टेंस को अप्लाई करते हैं या नोन रेजिस्टेंस को लगाते हैं विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स, और एक उसमें वो वायर लगाते हैं जिसका रेजिस्टेंस हमें निकालना है, यानी अननोन रेजिस्टेंस यहाँ पर रहता है। बीच में एक जॉकी जुड़ी हुई होती है, ठीक है। और ये जो जॉकी है वो एक गैल्वेनोमीटर से अटैच होती है, जिसको हम इस वायर, एक वायर होता है, इस वायर के ऊपर हम क्या करते हैं, इसको आगे पीछे करते हैं और वो पॉइंट ढूंढते हैं जहाँ पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो जाए। और जिस पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 होगा उस पॉइंट को हम नल पॉइंट कहते हैं, ठीक है। उससे में दो लेंथ मिलती है, एक L मिलती है और एक 100 - L मिलती है। तो इन दोनों का रेशियो इस लेंथ के रेशियो के बराबर रख देंगे तो हमें इस X यानी अननोन रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी, ठीक है। तो कैसे इस प्रोसेस को हम लोग करेंगे, क्या क्या चीज इसमें रहेंगी, उनको हम एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखें तो रेजिस्टेंस जो R है, ये आपको रेजिस्टेंस R दिख रहा होगा, ठीक है। ये अननोन रेजिस्टेंस है ना। एक रेजिस्टेंस R है, सॉरी ये नोन है, और एक अननोन रेजिस्टेंस X है। ये देखो, ये X हो गया, ये अननोन रेजिस्टेंस X है। वायर ऑफ लेंथ L, मान लिया टोटल वायर की जो लेंथ है वो L है, जो लगभग 100 सेंटीमीटर होती है। और जो वायर की जो लेंथ है 100 - L, दूसरा वायर 100 - L, यानी ये 100 - L क्या है, टोटल लेंथ L होगी। जहां पर हमें नल पॉइंट मिलेगा वो एक पर्टिकुलर लेंथ हो जाएगी, मान लो 10 सेंटीमीटर में मिल रहा है, 20 सेंटीमीटर में मिल रहा है, जो भी लेंथ में मिलेगा, और उसमें से 100 - L निकाल देंगे तो हमें दूसरी वाली लेंथ भी मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें 4 आर्म होती है, बीच वाली आर्म भी होती है, बट बीच में हमने बताया कि जब नल पॉइंट मिलेगा तो बीच में कोई करंट नहीं होगा। सेम यही होता था आपके व्हीटस्टोन ब्रिज में, ठीक है। तो आगे क्या लिखा है, if we take lambda as the resistance per unit length, अगर पर यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस हम L माने, यानी एक यूनिट लेंथ का जो रेजिस्टेंस है वो L है, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा भाई, लैम्डा L हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप जानते हो कि रेजिस्टेंस है, जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जितनी हम लेंथ बढ़ाते जाएंगे रेजिस्टेंस ही बढ़ता जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर जो यूनिट लेंथ का हमने बता दिया कि जो लैम्डा है वो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है, तो लैम्डा एल और 100 माइनस एल इंटू लैम्डा विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, ठीक है, L एंड 100 माइनस एल रेस्पेक्टिवली। तो ये सारी चीजें मैं आपको बता दी। R यहाँ पे नोन रेजिस्टेंस है, X अननोन है। जिस पॉइंट पे आपको नल पॉइंट मिल जाए उसके साइड वाली लेंथ को, ये राइट साइड वाली लेंथ को हम एक पर्टिकुलर लेंथ जिस पॉइंट पे मान लो 50 सेंटीमीटर पे हमें नल पॉइंट मिला तो ये 50 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ये 100 माइनस 50 यानी 100 माइनस 50 मतलब 50 हो जाएगा। तो हमें चारों वैल्यू मिल गई। तो आपको पता होगा P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S होता है कि आप इनको रेशियो में रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इनका रेशियो से हम क्या कर सकते हैं, अननोन X की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको हम लोग प्रैक्टिकली भी समझेंगे। तो ये रहा हमारा पूरा एक सेटअप। इस सेटअप में हमें क्या क्या देखने मिला, दो गैप है, तो एक गैप में हमारा नोन रेजिस्टेंस हम लगाएंगे विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स, और एक बॉक्स में हम लोग क्या करेंगे, अननोन रेजिस्टेंस लगाएंगे, वो वायर लगाएंगे जिसका रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है, ठीक है। एक हमारी वन वे की होगी, एक लैग्रांज सेल हम लोग यूज कर सकते हैं, या इसकी जगह चाहें तो हम बैटरी एलिमिनेटर का भी यूज कर सकते हैं। एक हमारे पास गैल्वेनोमीटर होता है जो इस पॉइंट से पहले इसमें जुड़ेगा, और इससे जुड़ी होती है एक जॉकी जिसको हम इस वायर के ऊपर आगे पीछे करते हैं, ठीक है, आगे पीछे करते हैं। तो अब हम थोड़ा सा इसका देखते हैं, अगर सेटअप दिया तो ठीक है, नहीं तो हम आपको एक एग्जांपल समझाते हैं। तो हम समझाते हैं आपको। पहले मान लो कि हमने यहाँ पर जो रेजिस्टेंस लगाया वो लगाया 10 ओम का। कितने ओम का लगाया, 10 ओम का। यहाँ का रेजिस्टेंस हमें नहीं पता, तो ये रेजिस्टेंस हमने मान लिया X है, ठीक है। ये मान लिया कि 60 सेंटीमीटर पे जाके, जो कि मान लो ये लगे, मान लो 60 सेंटीमीटर पे जाके हमें नल पॉइंट मिल गया। तो अगर एक साइड 60 तो उस साइड कितना होगा, 40 होगा। तो हम क्या करेंगे, इनका रेशियो ले लेंगे। क्या ले लेंगे, रेशियो। अब आप चाहो तो इनका रेशियो ले सकते हो, या इनका रेशियो ले सकते हो। फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा व्हीटस्टोन कंडीशन में, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S होता है। तो P मान लिया 100 है, Q हमारा X है, R हमारा 60 है और ये हमारा 40 है, ठीक है। आप इनको इंटरचेंज भी कर दोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसलिए हम कह रहे हैं आप चाहे इसका रेशियो ले लो चाहे इसका रेशियो ले लो। तो इसको सॉल्व करेंगे, 10 6 60 है ना, तो 6x इक्वल टू 40 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 40 अपॉन 6, तो ये लगभग हो जाएगा 6 6 36 4 6.677। ये ओम, इतने ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा इस अननोन वाले का। तो इस प्रैक्टिकल को अलग अलग, अभी जैसे मैंने 10 ओम लगाया, अब आप चाहो तो 20 ओम पे चेक कर सकते हो। तो 20 ओम पे नल पॉइंट आगे पीछे होगा, लेकिन ध्यान रखना x की जो वैल्यू होगी वो इसी के आसपास आएगी। आप यहाँ से चेंज करोगे, नल पॉइंट चेंज होगा, बट ये जो वैल्यू होगी वो लगभग क्या होगी, सेम होगी। क्योंकि आप जानते हो रेजिस्टेंस क्या है, ओम्स लॉ आपने पढ़ा होगा। ओम्स लॉ में रेजिस्टेंस एक कांस्टेंट होता है, तो इसकी वैल्यू कम ज्यादा नहीं होगी, बहुत माइनर चेंज आएगा। लेकिन ये ज्यादा चेंज करोगे तो ये भी ज्यादा आपका चेंज आगे पीछे हो सकता है, बट ये भी जो वैल्यू होगी वो लगभग क्या होगी, सेम आएगी, बहुत नियरर होगी। हो सकता है कि 6.67 की जगह 6.68 आ जाए या 6.66 आ जाए, लेकिन इससे ज़्यादा डिफरेंस आपको ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा सेटअप होता है, और इतने सेटअप लगाने के बाद हम लोग आराम से किसी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। तो क्या लिखा है, अगर व्हीटस्टोन प्रिंसिपल को हम देखें तो नल पॉइंट अगर हमें मिल गया, ठीक है, तो आपको अभी हमने ये बताया कैसे निकालते हैं, R अपॉन X इक्वल टू, आप लैम्डा से लैम्डा कट कर दोगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो फाइनली जो X की वैल्यू होगी R अपॉन X, यानी रेजिस्टेंस का रेशियो और लेंथ का रेशियो आपस में बराबर हो जाएगा। जैसे X की वैल्यू क्या आएगी, ये इंटू ये अपॉन में L नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये अननोन रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बन गया। ये R क्या है, जो रेजिस्टेंस हम रेजिस्टेंस बॉक्स से लगा रहे हैं, 10 ओम 50 ओम 100 ओम जो भी हम लगा रहे हैं। L, तो L होगी हमारी वो लेंथ जहां पर हमें
जहां पर हमें वैल्यू मिल रही, नल पॉइंट मिल रहा है, मान लो 50 सेंटीमीटर में मिला तो एल हमारा 50 हो गया, 60 में मिला तो एल 60 हो गया, तो एल जो आएगा उसको 100 में से माइनस कर दो तो ये एल डैश यानी 100 माइनस एल हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मिल जाएगा। और जब हमें ये वैल्यू मिल जाएगी तो हम रजिस्टिविटी रो ए अपॉन एल, रो ए अपॉन एल यानी रो आर की वैल्यू रख देंगे, रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल, सॉरी आर ए अपॉन एल। आर इक्वल टू क्या होता है आप लोगों ने पढ़ा होगा, आर इक्वल टू होता था रो एल अपॉन ए, जैसे रो की वैल्यू क्या बनेगी आर ए अपॉन एल। तो रेजिस्टेंस हमें मिल गया है ना, अननोन रेजिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, इसको हम स्क्रू गेज की हेल्प से निकाल सकते हैं। कैसे? स्क्रू गेज से आप डायमीटर निकाल लो, डायमीटर से रेडियस आ जाएगी और रेडियस में पाई आर स्क्वायर रखेंगे हम तो हमें एरिया मिल जाएगा और एल भी आपको पता चल जाएगा। तो ये सारी वैल्यू रख के हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो लिखा है क्या कि यहाँ पे डी डायमीटर है वायर का, एक्स जो एक्स वायर उसका डी डायमीटर है, एरिया ये हो जाएगा। डी कैसे निकालेंगे मैंने आपको बता दिया, डी को हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्क्रू गेज। ठीक है, तो ये सारी वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो लिखा भी है डी को मेजर करेंगे स्क्रू गेज की हेल्प से और उससे हमें क्या मिल जाएगा, एक्स का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को ही क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी कहते हैं। बड़ा आसान सा प्रैक्टिकल है, इजी सेटअप होता है, बस आपको सेट करना आना चाहिए। कुछ इंस्ट्रक्शन होते हैं हम सेट करते हैं इसको, गैल्वेनोमीटर सॉरी आपका मीटर ब्रिज को हम सेट करते हैं तो सेट करते समय आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती है कि जब हमने मीटर ब्रिज हम सेट करते हैं, ध्यान से समझना, जब आपने पूरा सेटअप किया इसके अकॉर्डिंग तो क्या होता है कि जब हम लोग अपने जॉकी को इस साइड टच करें तो जो डिफ्लेक्शन, मान लो डिफ्लेक्शन क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज घूम रहे हैं, तो इस साइड रखने पे एंटी क्लॉकवाइज घूमना चाहिए, तब हम मानेंगे सेटअप हमारा सही है। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं हमारे सेटअप में गड़बड़ी है। तो ये जब आप सेटअप करोगे तो आप खुद ही ये चीज़ आपको फेस आप करोगे तो आपको वो चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका पूरा एक सेटअप तैयार करते हैं। चलो, तो यहाँ से हम लोग भरते हैं फिर टेबल। सॉरी, ये तो एक क्वेश्चन आ गया, ये था थ्योरी, बस हमारी थ्योरी है, इसकी छोटी सी थ्योरी है कि हम क्या करेंगे, पहले अननोन रेजिस्टेंस एक्स निकालेंगे। जब हमने अननोन रेजिस्टेंस निकाल लिया तो अननोन रेजिस्टेंस निकालने के बाद हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे। सॉरी, ये तो हमारा अननोन रेजिस्टेंस है, इसके बाद क्या करेंगे, रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल लगाएंगे, इससे हमें रेजिस्टिविटी मिल जाएगी। एक ऑब्जर्वेशन तैयार करेंगे जिसमें इस प्रैक्टिकल को हम 4 से 5 बार परफॉर्म करेंगे, यानी ये जो x की वैल्यू है वो हम अलग अलग रेजिस्टेंस पे फाइंड करेंगे। 10 पे निकाल लिया, 20 पे निकाल लिया, 30 पे निकाल लिया, 40 पे निकाल लिया, 50 पे निकाल लिया, फिर उनका जो एवरेज होगा, जो मीन वैल्यू होगी उसको हम x मानेंगे। ठीक है, और उस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम ये वैल्यू फाइंड कर लेंगे और हमें स्क्रू गेज का यूज करके डायमीटर निकाल लेना उस वायर का और इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देनी, तो हमें क्या मिल जाएगा, फाइनल हमारा जो आंसर है वो मिल जाएगा। यानी जो हमें रेजिस्टिविटी फाइंड करनी है वो रेजिस्टिविटी हमें यहाँ से इजीली मिल जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरा सेटअप समझ में आया होगा। अब समझते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस को। ठीक है, कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, ओके, सो अब देखते हैं क्वेश्चंस को क्या लिखा है। इन द अबव इक्वेशन आफ्टर एप्रोप्रिएट कनेक्शंस आर मेड इट इज फाउंड, एक मिनट, कुछ क्वेश्चन इसमें छूट गए। तो हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 43, इन अ मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट द करस्पॉन्डिंग ऑब्जर्वेशन टेबल। कुछ हमें एक ऑब्जर्वेशन टेबल दिए, बोले इनमें से कौन सी रीडिंग इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, यानी हमें यहाँ पर अननोन रेजिस्टेंस निकालना है, वैल्यू से पता नहीं चल रहा, फिर हमें लगता है यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस निकालना है। तो x का फॉर्मूला भी हमने आपको क्या पढ़ा है, ठीक है, तो वो r अपॉन एक्स इक्वल टू क्या होता था, r नोन, ये ऐसे कर लूँ कि जो लेंथ हमें पता है अपॉन में 100 माइनस एल, ठीक है, इक्वल टू क्या होता था r अपॉन एक्स। देखो ये फॉर्मूला हमने आपको भी समझाया पीछे, देखो ये r अपॉन, तो यहाँ से देखो x का फॉर्मूला क्या बनेगा, x का फॉर्मूला बन जाएगा 100 माइनस एल इंटू आर अपॉन एल। ठीक है, देखो ये फॉर्मूला है
इस फॉर्मूले का हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, इसको हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर। हाँ, तो वैल्यू रखते हैं। तो पहली वैल्यू अगर हम लोग देखें तो 100 माइनस एल कितना है 60, 100 माइनस 60 अपॉन 60 इंटू आर कितना है 1000, कितना आएगा 40 अपॉन 60 इंटू 1000, ये कैंसिल हो गए, 2 3 या 6 2 20 या 40, ये हो गया 2000 अपॉन 3, तो ये 6 6 2 6 8 3 6 18 18 18.6 कुछ इतना आएगा। ये वैल्यू तो है नहीं गई, है ना, ये तो नहीं बन रही है। दूसरी चेक करते हैं, ये पहली होगी, दूसरी चेक करते हैं फिर से। x इक्वल टू क्या आएगा 100 माइनस एल इंटू आर अपॉन 100, तो दूसरे में नल पॉइंट हमें कहाँ पर मिल रहा है 13 पे, अपॉन 100 नहीं सॉरी एल कितना होगा 13 इंटू आर कितना है 100, तो इसको सॉल्व करते हैं 87 अपॉन 13 इंटू 100, है ना, 13 6 78 9 बचा, है ना, लगभग इतना इंटू हम इतना कर दें तो हमें मिलेगा 670 के आसपास। ये वैल्यू भी नहीं है, चलो इसको छोड़ते हैं। तीसरे पे चलते हैं, तो x कितना होगा 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू आर, तो नल पॉइंट मिला 1.5, तो ये हो जाएगा 98.5, है ना, 98.5 और 1.5 इंटू 10, पॉइंट से पॉइंट हट गया, 5 से 5 बन जा 5 4, 5 9 जा 45 3, 5 से 35, 5 3 15 इंटू 10, ये भी लगभग 3 6 18 1, 3 6 18, लगभग इतना आएगा, है ना, लगभग ये भी इतना आएगा। तो ये भी रीडिंग गलत है। इनकंसिस्टेंट, हमारे ख्याल से कंसिस्टेंट होना है, कौन सी वैल्यू सही होगी ये पूछना चाहिए था, है ना। चलो एक और निकाल के देख लेते हैं। 100 में से 1 गया अपॉन 1 इंटू 1, तो होगा 99। हाँ देखो 99 रीडिंग सही आ रही है इसमें, है ना, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा 99 होगा। कौन सी वैल्यू आनी चाहिए ये पूछना चाहिए था इनको, है ना, तो सही वैल्यू आ रही है इसमें, जो वो क्या है 99 है, ठीक है। तो ये वैल्यू हमें इस रीडिंग से मिल गई। चलो अब चलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्या है क्वेश्चन नंबर 2, ये एक बार आप लोग रीड करो फिर इसको हम कराते हैं। पहले ट्राई करो थोड़ा सा, आप लोगों ने ऑलरेडी करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा हुआ होगा, इसको रीड करो। क्या लिखा है क्वेश्चन में, लिखा है इन अ सिंपल मीटर ब्रिज सर्किट द गैप्स आर ब्रिज्ड बाय द कॉइल P and Q having the smaller resistance. Balance is obtained when the jockey key make a contact at a point of bridge wire 40 cm from P end. देखो कुछ सिंपल सा सर्किट बनाते हैं, एक गैप ये हो गया, एक गैप ये हो गया, यहाँ पर जॉकी लगी होती है, ये है, तो यहाँ पे जॉकी मिल रही है, ये बोल रहे हैं 40 सेंटीमीटर पे, कहाँ पे, यहाँ पे जॉकी टच हो रही है, तो नल पॉइंट यानी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 आ रहा है, ठीक है। हम ये कह सकते हैं इस पॉइंट पे जो डिफ्लेक्शन है वो 0 है।
तो ये 40 है तो ये 60 हो गई, क्लियर है, ये 60 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, ये P हो गया, ये Q हो गया। अब क्या कह रहे हैं आगे, लिखा है आगे, a balance is obtained when the jockey key makes contact at a point of the bridge wire 40 centimeter from P end, ये वाला एंड मान लेते हैं, चलो ये एंड P वाला है, ये एंड Q वाला है, ठीक है, ये बना दो, कोई समस्या नहीं, ठीक है, P Q मान लेते हैं। फिर क्या लिखा है, on shunting the coil Q with a resistance of 50 ohm, ये बोल रहा है अगर Q के, ये दूसरा केस हो गया, तो पहला ये केस है, तो इसमें अगर हम इक्वेशन बनाए तो क्या बनेगा, P और 40 का रेशियो Q और 60 का रेशियो बराबर होगा, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब ये बोले कि यहाँ पे जो कुछ भी लगा हुआ था, जो भी वायर था, इसके साथ एक वायर उन्होंने और जोड़ दिया, ठीक है, एक वायर और जोड़ दिया। अब वो वायर का रेजिस्टेंस कितना है, 50 ओम, पहले का Q था लेकिन बाद में जोड़ा इसका 50 ओम है, तो अब नल पॉइंट जो मिल रहा है वो 10 सेंटीमीटर आगे हो जाता है, अभी जो नल पॉइंट आपको 40 पे मिल रहा था वो नल पॉइंट अब 40 की जगह 50 पे मिल रहा है। दूसरे केस में ये कहाँ पे मिल रहा है, नल पॉइंट 50 पे, ये केस 1 में है और ये केस 2 में है, 50 सेंटीमीटर मिला, तो ये साइड वाली भी, ये भी साइड कितनी हो जाएगी, ये भी 50 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन क्या बनेगी, P तो अभी भी नहीं पता, बट ये डिस्टेंस हो गई 50, अब Q नहीं है, ये दोनों पैरेलल में नेट रेजिस्टेंस क्या होता है, एस R1 R2 यानी Q इंटू 50 अपॉन R1 प्लस R2, Q प्लस 50 अपॉन ये 50 पे मिल रहा है, इसको इक्वेशन 2 मान लो। पहले इसको और सॉल्व कर लेते हैं, 50 से 50 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, P Q प्लस 50 यहाँ आ जाएगा, इक्वल टू क्या बचेगा, 50 Q, इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब P से हम एक काम करते हैं, P की वैल्यू निकालते हैं Q के टर्म में, तो यूजिंग 1 एंड 2, यूजिंग 1 एंड 2 इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो P की वैल्यू निकालें, तो P की वैल्यू ये इसको कट कर सकते हैं ना, 0 से 0, 2 2 4, 2 3 6, तो इक्वेशन 1 से हमें 2Q की वैल्यू 3P मिल जाएगी, या ऐसे लिख सकते हो 3P इक्वल टू 2Q होगा, 3P इक्वल टू 2Q होगा, तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2Q/3, क्या हो जाएगी, 2Q/3। इस 2Q/3 को हम लोग यहाँ रखते हैं P की जगह, तो P की जगह रखते हैं 2Q/3, ब्रैकेट में है Q प्लस 50 इक्वल टू 50Q, ठीक है, ये है, तो क्या होगा, Q से Q कैंसिल, 2 से 25 बार, तो क्या बचा, Q प्लस 50 इक्वल टू 25, 3 हो गया 75, ठीक है, तो Q की वैल्यू कितनी होगी, 25, अरे अपन में 3 आ रहा है, कहीं छूट गया क्या कुछ, एक मिनट चेक करते हैं इसको, कहीं कुछ छूट गया क्या, पहले था 40 सेंटीमीटर पे, तो इस साइड होगा 60 पे, तो हो गया P/40 तो Q/60, ठीक है, यानी P/2 इक्वल टू Q/3, इसको इक्वेशन 1 मान सकते हैं ना, इक्वेशन 1 क्या मान सकते हैं, P/2 इक्वल टू Q/3, ये हो गया। दूसरा 50 पे मिल रहा, 50 पे मिल रहा, यहाँ पर जो नेट रेजिस्टेंस होगा वो Q1 Q2 अपॉन Q1 प्लस Q2 होता है, तो 50 ओम का रेजिस्टेंस जोड़ रहे हैं, बिल्कुल 50 ओम का जोड़ रहे हैं, तो ये Q प्लस 50, ओके, ये गड़बड़ हो गया, नहीं ठीक है, सही है, इसका सब मल्टीप्लाई होगा तो यही रहेगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो बचेगा Q प्लस 50 का P में हो जाएगा 50Q, यहाँ तक तो ठीक है। अब P की वैल्यू हम रख सकते हैं 2Q/3, P की जगह क्या रख सकते हैं, 2Q/3, और साइड कितना है 50Q, तो Q से Q कैंसिल हो गया, 2 से 25 बार कैंसिल हो गया, ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो Q की वैल्यू वैसे 25 ही आ रही है, बट यहाँ पर क्या आ रहा है, 25 आ रही है, किसी ऑप्शन में, किसी में भी नहीं है, पूछा क्या है, P एंड Q पूछा है, अच्छा इससे तो आ जाएगा 25, देखो इससे शायद 25 आ जाएगा अगर इसको हम डिवाइड करेंगे। एक काम करते हैं PO निकाल के देखते हैं, PO निकालते हैं, ठीक है, PO निकाल के देखते हैं, Q तो आ गया इतना, ठीक है,
अब इसको रखते हैं हम यहाँ पर, तो P की वैल्यू क्या है 2Q/3, तो 2Q कितना है, Q है हमारे पास 25/3, कितना हो जाएगा 25 टू द 50/3, ये आ रहा है 50, हाँ ये आ रहा है देखो 50/3 और 25 को लिख सकते हैं 50/2, ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हमने क्या किया, दो केस लिए, पहले नल पॉइंट मिल रहा था हमें 40 पे, तो उसके अकॉर्डिंग हमने एक केस बनाया, फिर हमने जब इसमें एक रेजिस्टेंस और जोड़ दिया तो नल पॉइंट 10 सेंटीमीटर आगे खिसक गया, ये भी 40 पे था तो 50 पे हो गया, तो हमने इससे एक दूसरा केस बनाया, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके हमने यहाँ पे फाइनल आंसर इसका निकाल लिया, ठीक है। तो आई होप आपको एक चीज क्लियर होगी। अब बढ़ते हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो इसको रीड करने की कोशिश करेंगे, आप लोग इस क्वेश्चन को समझो एक बार, खुद से आंसर देने की कोशिश करो, फिर हम समझाते हैं। क्या है क्वेश्चन में, एक बार देखते हैं क्वेश्चन को क्या लिखा है। बोले एक थिन यूनिफॉर्म वायर है AB जिसकी लेंथ 1 मीटर है, ये पूरे वायर की लेंथ 1 मीटर है, ठीक है। AB कहाँ है, AB वायर, ये है वायर, इसकी लेंथ 1 मीटर है, एक अननोन रेजिस्टेंस X लगाया जाता है एंड एक रेजिस्टेंस 12 ओम का लगाया जाता है। एक अननोन रेजिस्टेंस है और एक हमारे पास 12 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। इनको कनेक्ट किया जाता है एक थिक कंडक्टिंग स्ट्रिप से, एक मोटी सी जो कंडक्टिंग स्ट्रिप्स है उनको यूज किया जाता है। एक बैटरी और गैल्वेनोमीटर भी हमारे पास अवेलेबल है, अभी लगा नहीं है, अवेलेबल है। कनेक्शन आर टू बी मेड टू मेजर द अननोन रेजिस्टेंस X। कनेक्शंस को कुछ ऐसे बनाया जाता है कि जो अननोन रेजिस्टेंस X है इसको हम फाइंड कर पाए, किसके थ्रू, यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज के थ्रू। तो सही अंश कनेक्शन इनमें से कौन सा होगा, ठीक है, जिससे कि हमारा जो बैलेंस पॉइंट है व्हीटस्टोन ब्रिज का वो हमें मिल जाए। सॉरी, द एप्रोप्रिएट कनेक्शन आर, सही कनेक्शन क्या होगा अगर ई बैलेंस पॉइंट है। ई कौन सा है, हमारा बैलेंस पॉइंट है। देखो बैटरी को ईबी के बीच में लगाएंगे, नहीं बैटरी यहाँ थोड़ी लगेगी, बैटरी हमारी लगेगी जहाँ पे हमारी रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो बी और डी, तो बी और डी के बीच में बैटरी होनी चाहिए, बी और डी ऑप्शन है इसमें, हाँ बी और डी के बीच में क्या होनी चाहिए, बैटरी होनी चाहिए। और ई और सी के बीच में हमारा क्या हो सकता है, गैल्वेनोमीटर हो सकता है, यहाँ कोई समस्या नहीं। तो सही ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अभी हम लोग को समझा है पीछे कि बैटरी का कनेक्शन किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो सही कनेक्शन होगा बी डी। तो बी डी तो और कहीं है नहीं, अगर आपको ये क्लियर नहीं हो रहा आप बी डी से भी काम चला सकते हो। बी डी के बीच में हमारा बैटरी लगेगी यहाँ पे, ठीक है, ये कनेक्शन सही हो जाएगा। चलो
इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। तो 46 को अगर हम देखें तो 46 में क्या लिखा है, मतलब पीछे वाले क्वेश्चन में अगर हम एप्रोप्रिएट कनेक्शन बना दें, मतलब सही कनेक्शन कर दें, ठीक है, ऐसा पाया जाता है, इट इज फाउंड दैट, ऐसा पाया जाता है कि कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता है गैल्वेनोमीटर में जब हम जॉकी को स्लाइड करते हैं। जॉकी टचेस द वायर एट अ डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर फ्रॉम ए। ध्यान से देखना, अगर हम ए से 60 सेंटीमीटर आगे आए, कितने सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, यानी हमें जो एल है वो कितना दिया, वो हमें 60 दिया, तो 100 माइनस एल क्या होगा, फिर 100 माइनस एल हो जाएगा 40, ठीक है। अब एक रेजिस्टेंस हमारे पास नोन है, तो नोन कितना है, आर की वैल्यू कितनी है 12, अननोन क्या है एक्स की हमें निकालना है, और एक्स की वैल्यू क्या होती है ये भी हमने आपको बताई। आप सीधे इसमें एक्स अपॉन आर इक्वल टू क्या लगा सकते हो, एल अपॉन 100 माइनस एल लगा सकते हो, ठीक है। क्या लगा सकते हो, एक मिनट उल्टा हो गया, क्या होगा 100 माइनस एल, है ना, अपॉन में एल, ऐसे आता है ना 100 माइनस एल अपॉन एल इंटू आर, ठीक है। ये तो वैल्यू रखते हैं, एक्स हमें निकालना है, आर कितना है 12, ये कितना है 40, ये कितना है 60, सॉल्व कर लो, 22 जा 23 जा 3 4 जा, एक्स की वैल्यू कितनी होगी, एक्स की वैल्यू होगी 8 ओम। सही ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन को देखो, समझो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो, आई होप आपने क्वेश्चन समझ लिया होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे, ठीक है। तो ये है अगला क्वेश्चन, ठीक है, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में आप एक बार इस क्वेश्चन को देखो, एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ते हैं। इस तरीके के आपने बहुत सारे सर्किट सॉल्व किए होंगे आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले में, तो थोड़ा सा समझा देते आपको क्वेश्चन क्या है। एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, इस फिगर में दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर 400 ओम, ठीक है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है इस रेजिस्टेंस के पास वो लगभग कितना है, 400 ओम। एक मिनट, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर्स ऑफ 400 ओम as will be measured by the voltmeter V of resistance 400 ohm is। क्वेश्चन क्या है एक बार और देख लेते हैं। फॉर द इलेक्ट्रिकल सर्किट शोन इन द फिगर, एक फिगर में हमें एक इलेक्ट्रिक सर्किट दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर ऑफ 400 ohm as will be measured by the voltmeter V, ठीक है। देखो ये बोल रहे हैं वोल्टमीटर V का रेजिस्टेंस भी 400 ओम है, तो अगर इसका भी इस वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस भी 400 ओम है, तो इस 400 ओम पर इस वोल्टमीटर में करंट की रीडिंग क्या होगी ये बताना है। क्या बताना है, करंट की नहीं, सॉरी, पोटेंशियल डिफरेंस की। वोल्टमीटर क्या बताता है, पोटेंशियल डिफरेंस बताता है। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस में ये जो V है, वोल्टमीटर है, इस रजिस्टर पे, इस वोल्टमीटर में पोटेंशियल डिफरेंस की रीडिंग क्या होगी ये हमको बताना है। तो ये आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। आप लोगों ने सीरीज में, पैरेलल में सर्किट्स को सॉल्व किए होंगे, तो आप यहाँ तक पहुँचोगे, नेट करंट निकालोगे, उसके बेसिस पे आपको V मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर्स सीरीज, मटेरियल्स रिक्वायर्ड, a meter bridge, a Lagrange cell, a galvanometer, a resistance box, and a jockey. Take a connecting wire
and connect one end to the positive terminal of the Lagrange cell or battery and the other end to the meter bridge terminal A. Take another wire and connect one end to the negative terminal of the cell and the other end to one of the terminals of the key. Remove the key. Take the connecting wire and connect one end to the other terminal of the key and the other end to the terminal B of the meter bridge. The resistance box is connected between the terminal of the left gap of the meter bridge with two wires. Take another wire and connect to the positive terminal of the galvanometer and the other to the central terminal of the meter bridge. Take another wire and connect one end to the negative terminal of the galvanometer and the other end to the jockey. Resistance wire R1. Connect the resistance wire R1 between the terminals of the right gap of the meter bridge. Ensure that the resistance wire just touches the terminal. Insert the key and take 5 OHM resistance from the resistance box and then slide the jockey over the meter bridge wire until the galvanometer shows null deflection. Measure the balancing length from the end A, that is 50 centimeters. Resistance wire R2. Connect the resistance wire R2 between the terminals of the right gap of the meter bridge. Insert the key and take 5 OHM resistance from the resistance box and then slide the jockey over the meter bridge wire until the galvanometer shows null deflection. Measure the balancing length from the end A, that is 55.5 centimeters. R1 and R2 in series. Take two resistance wires R1 and R2, which are in series, and connect it between the terminals of the right gap of the meter bridge. Insert the key and take 5 OHM resistance from the resistance box and then slide the jockey over the meter bridge wire until the galvanometer shows null deflection. Measure the balancing length from the end A, that is 35.7 centimeters. को खुद से करेंगे। चलो अब हम चलते हैं अपने आज के दूसरे वाले एक्सपेरिमेंट पे। हमारा जो दूसरा एक्सपेरिमेंट है आज का, इसको समझते हैं। एक्सपेरिमेंट 2 क्या है? टू फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन वायर यूजिंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का यूज करके हमें क्या करना है? ओम्स लॉ का यूज करके यहाँ पर हमें एक वायर का रेजिस्टेंस फाइंड करना है। कुछ ऐसा सेटअप होता है, आप लोगों ने स्कूल में देखा होगा, कुछ इस तरीके का सेटअप होता है। एक ओम्स लॉ का यहाँ एक वोल्टमीटर होता है, एक मिली एमीटर होता है, ठीक है, एक रियोस्टेट होता है पोटेंशियल को कम ज़्यादा करने के लिए समय एक ही बैटरी पे अलग अलग करंट मिल जाए, ठीक है। ये बैटरी है आपकी, ये रेजिस्टेंस होता है, नोन रेजिस्टेंस होता है, और ये हमारा स्विच हो गया, और हम इसमें कोई अननोन रेजिस्टेंस लगा के उसकी वैल्यू को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे काम करता है समझते हैं इसको हम लोग। तो सबसे पहले देखें इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। तो बिल्कुल सिंपल सा कंस्ट्रक्शन है। आप ये सेटअप को देखो कि ये जो सेल है, सेल से हमने एमीटर को सीरीज में जोड़ दिया, एक हमारे पास रेजिस्टेंस है, ठीक है, एक रेजिस्टेंस है, और इससे हमने पैरेलली एक वोल्टमीटर जोड़ दिया, एक रियोस्टेट और एक की है, ठीक है। की को हमें सर्किट को बंद और चालू करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यूजिंग ओम्स लॉ वी रिक्वायर टू फॉलोइंग अपरेटस। अगर हमें ओम्स लॉ का यूज करना है तो कुछ अपरेटस की जरूरत पड़ेगी, जैसे एक रेजिस्टेंस वायर। रेजिस्टेंस वायर क्यों? क्योंकि हमें रेजिस्टेंस वायर की तो क्या करना है,
रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो अभी तो रेजिस्टेंस हमने फाइंड किससे किया, मीटर बेस से, अब किससे करेंगे, ओम्स लॉ से, ठीक है। रेजिस्टेंस वायर, वोल्ट मीटर, एक वोल्ट मीटर चाहिए, देखो आपको दिख रहा है वोल्ट मीटर जो कि रेजिस्टेंस के पैरेलल में लगा हुआ है। एक एमीटर चाहिए जो कि बैटरी के साथ सीरीज में जुड़ा हुआ है। अब एक बैटरी चाहिए हमें, एक रियोस्टेट चाहिए। रियोस्टेट क्यों लगाते हैं, क्योंकि हम पोटेंशियल, अगर हमें रियोस्टेट नहीं होगा तो बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस बार बार चेंज करना पड़ेगा। तो हम एक ही बैटरी पर अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस को बना सकते हैं, ठीक है। एक वन वे की चाहिए, कनेक्टिंग वायर चाहिए, ये सारा सेटअप हमें चाहिए और उसको कुछ इस तरीके से हम उसको क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। आपको दिख रहा है किस तरीके कनेक्शन करना है। हमारा बैटरी से सीरीज में रहेगा अमीटर से जुड़ा होगा हमारा रेजिस्टेंस सीरीज में, लेकिन रेजिस्टेंस के साथ वोल्ट मीटर होगा पैरेलल में, फिर सीरीज में होगा रियोस्टेट, सीरीज में होगी की, और फाइनली हमारा एक सर्किट हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम अरेंजमेंट करेंगे, पूरा सेटअप लगाएंगे, तो कुछ हमें इस तरीके से चीजें दिखाई देंगी। ये क्या हो गया, एक बैटरी होगी, ये क्या होगी, एक वन वे की होगी, एक रियोस्टेट हो गया। देखो पूरा सेटअप यहाँ से यहाँ तक, देखो पूरा सेटअप आपका सीरीज में है। पूरा पैरेलल में क्या दिख रहा है, केवल एक आपका वोल्ट मीटर, तो वोल्ट मीटर पैरेलल में रहेगा, बाकी पूरा सर्किट आपका सीरीज में रहेगा। क्योंकि वोल्ट मीटर हमेशा कैसे जोड़ा जाता है, पैरेलली जोड़ा जाता है, जबकि एमीटर को हमेशा हम सर्किट में सीरीज कनेक्शन में जोड़ते हैं। तो ये चीजें बेसिक सी है जो आपको ऑलरेडी पता होगा, ठीक है। तो ये सारा सेटअप हम लोग जब करेंगे तो हमारा जो प्रैक्टिकल है वो कुछ इस तरीके से दिखाई, जो हमारा एक्सपेरिमेंट सेटअप है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। इनमें किसका क्या काम होता है आप सभी जानते हैं। मीटर करंट को मेजर करेगा, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को, इस रेजिस्टेंस वायर से हमें रेजिस्टेंस निकालना है। रियोस्टेट क्या करे, हमने आपको बता दिया कि एक ही पोटेंशियल डिफरेंस पर अलग, एक ही बैटरी से अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू दे सकता है। की क्या करेगी, सर्किट को ओपन और क्लोज करने का काम करेगी। तो ये पूरा का पूरा एक सेटअप है, ठीक है। अब क्या थ्योरी है इसके पीछे, तो आप सभी लोग जानते हो कि ओम्स लॉ क्या होता है, ठीक है। ओम्स लॉ ही यहाँ पर थ्योरी का काम करेगा। क्या लिखा है कि जब करंट आई को हम फ्लो करते हैं किसी कंडक्टर से जिसका रेजिस्टेंस आर है, हर एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है। मान लिया कि उस कंडक्टर में आई करंट फ्लो हो रहा है और आर उसका रेजिस्टेंस है, एंड वी का पोटेंशियल डिफरेंस, और वी क्या है, कैपिटल वी उसका पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द रेजिस्टेंस। देन अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I के। ये तो पढ़ा हुआ है आपने, छोटी क्लास में पढ़ते आ रहे हो, 9th में मिल जाता पढ़ने के लिए। तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, इसी कांस्टेंट को रेजिस्टेंस या कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। इसको हम रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। तो R का वैल्यू यहाँ से क्या बनेगा, V/I बन जाएगा, ठीक है। R की वैल्यू डिपेंड करती है मटेरियल पे, मटेरियल कैसा है, ठीक है, वायर की लेंथ कैसी है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैसा है, ये सारी चीजें आप जानते होंगे। और इसको मेजर करते हैं किसके साथ, इसका जो यूनिट है वो होता है ओम, लिखा नहीं शायद इन ऐसा ही सिस्टम। V को अगर हम वोल्ट में मेजर करें, I को एम्पियर में करें, तो R को मेजर किसमें, ओम में करते हैं। किसमें करते हैं, ओम में। व्हाइल मेकिंग कनेक्शन इंश्योर करना है कि जो पॉजिटिव मार्क है टर्मिनल का, तो एमीटर एंड वोल्टमीटर आर जॉइंट टुवर्ड द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, यानी जो हमारा वोल्टमीटर और मीटर है उनके पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव से ही जुड़ना चाहिए। इससे अगर इसको देखें हम इसको, तो देखो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव से जुड़ा है, इसका पॉजिटिव फाइनली कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव से। अगर इसको उल्टा कर दें, पॉजिटिव यहाँ कर दें, नेगेटिव यहाँ कर दें, कनेक्शन खराब हो जाएगा, गलत हो जाएगा और हमें रीडिंग भी नहीं मिलेगी। तो ध्यान रखना है जो अमीटर और वोल्टमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल है वो इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ही जुड़े हुए होने चाहिए, ठीक है। इस चीज का हमें ध्यान रखना है। इसके बाद ये हमने समझ लिया। अब क्या है, अब हम क्या करेंगे, अब इस सेटअप में क्या करेंगे, सेटअप को समझते हैं। इस सेटअप में हमें क्या करना है, बाय एडजस्टिंग द रियोस्टेट, जब हम रियोस्टेट को एडजस्ट करेंगे, द नेट रेजिस्टेंस एंड हेंस द करंट कैन बी वेरीड। देखो जैसे हम उसको आगे पीछे खिसकेंगे, रियोस्टेट पे एक स्लाइडर लगा होता है, उस स्लाइडर को जैसे हम आगे पीछे करेंगे रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी। जब रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज होगी तो करंट की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है।
नोट वेरियस ऑब्जर्वेशन ऑफ करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो उससे जब करंट चेंज होगा, तो हमने अभी ओम्स लॉ में क्या पढ़ा कि करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के। तो जब करंट चेंज होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी चेंज होगा। तो उन दोनों वैल्यू को हम ऑब्जर्व करेंगे और एक चार्ट बनाएंगे हम, ठीक है। देखो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस है, यहाँ पे करंट है। तो माना कि जब 0.5 पोटेंशियल था तो करंट 0.25 था। जब पोटेंशियल डिफरेंस 1 हुआ तो करंट 0.5 हो गया। और जब हम ये ग्राफ बनाएंगे तो हम ये पाएंगे कि जो इन पॉइंट्स को जब मैच करेंगे, इन कोऑर्डिनेट्स को मैच करेंगे, तो हमें एक स्लैंट लाइन देखने के लिए मिलेगी, स्ट्रेट लाइन देखने के लिए मिलेगी। और स्ट्रेट लाइन ये किसको शो कर रही है कि आप किसी भी दो पॉइंट से वैल्यू निकालो, आपको एक फिक्स वैल्यू, एक कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। और इसी कांस्टेंट वैल्यू को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। भाई बात समझ में आई? आपको क्या करना है, जब आपने पूरा सेटअप अरेंज कर लिया तो आपको रियोस्टेट को, स्लाइडर को आगे पीछे करना है। तो स्लाइडर आगे पीछे करोगे तो करंट भी कम ज़्यादा होगा। तो सारी कोई भी पांच रीडिंग ले लो, तो 5 पॉइंट आपको मिल जाएंगे। इन 5 पॉइंट को प्लॉट करो और एक ग्राफ बनाओ। एक ग्राफ बनाओगे तो आपको क्या मिलेगा, एक स्लोप मिल जाएगी। इस स्लोप से हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर वैल्यू निकाले तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, y की क्या है, इन दोनों को वैल्यू से हम क्या निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, R का फॉर्मूला क्या है, V/I आया। जैसे आप V रखो यहाँ पे, तो V कितना है, इस पॉइंट के लिए बात करें, V कितना है 1 है, I कितना है 0.5 है। तो V = IR होता है। यहाँ से R क्या मिलेगा आपको, V/I मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, V/I मिल जाएगा। तो जो R की वैल्यू है वो क्या होगी, V है आपका 1 और I कितना है 0.5। पॉइंट हटाओ, कितना आ गया 2 ओम मिल गया। आप और कहीं से ले लो, चलो R की वैल्यू में एक जगह से और निकालते हैं, V/I। तो मान लो कि ये पॉइंट है, यहाँ पे V कितना है, V है 2.5, V is 2.5 और I कितना है, I है 1.25। एक जीरो बढ़ाओ, कट कर दो, 125 2 250। तो आप किसी भी पॉइंट पे वैल्यू निकालोगे आपको एक फिक्स वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी। और इसी कांस्टेंट वैल्यू को हम क्या कहते हैं, इसी कांस्टेंट वैल्यू को हम लोग रेजिस्टेंस कहते हैं। तो इस तरीके से हम लोग एक ओम्स लॉ का यूज करते हुए क्या निकाल सकते हैं, ओम्स लॉ का यूज करके हम यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं इसके आगे वाले पार्ट पे। तो हम इसमें एक ऑब्जर्वेशन टेबल तैयार करते हैं जिसमें हम इन्हीं वैल्यूज को लिखते हैं कि अगर V हमारा ये है, ठीक है, I ये है, तो R कितना होगा। फिर दूसरी वैल्यू लेंगे, V अगर ये आया, I ये आ रहा, तो R क्या होगा। फिर तीसरी वैल्यू पे V लेंगे, I लेंगे, तो ऐसे कम से कम 5 वैल्यू लेंगे। और जो भी रेजिस्टेंस हमें मिलेंगे उनका हम मीन ले लेंगे, उनका एवरेज ले लेंगे। और जो एवरेज होगा वही रेजिस्टेंस कहलाएगा हमारे किसका, वायर का। ठीक है, आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब बढ़ते हम लोग आगे। ठीक है, अब यहाँ पर है कुछ क्वेश्चंस, इन कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम 2 मिनट आपको देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों ने ऑलरेडी क्लासेस में किए हुए हैं, बट हम आपको केवल इसलिए करा रहे हैं कि प्रैक्टिकल बेस्ड जो आपका नॉलेज अभी आपको हुई है उसको लेके या प्रीवियस नॉलेज को लेके आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व करो मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो इसको सॉल्व करो, 2 मिनट हम आपको देते हैं, फिर हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं इसको। तो देखो आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा, क्या लिखा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में लिखा हुआ है द करंट टेकन फ्रॉम अ 30 वॉट सप्लाई
30 वोल्ट सप्लाई की 30 वोल्ट की एक सप्लाई है जिससे करंट निकाला जा रहा है थ्रू 6 ओम रजिस्टर में, वो कितना होगा? तो कोई 30 वोल्ट की एक पोटेंशियल डिफरेंस वाला एक सेल लगा हुआ है, इससे करंट निकल रहा है। क्या निकल रहा है? करंट। तो बताओ यहाँ पे करंट कितना होगा 6 ओम पे? बड़ा आसान क्वेश्चन है। आपको करना क्या है, पहले ये चेक करना है कि टोटल करंट कितना निकल रहा है। ठीक है, हमें पता करना है कि टोटल करंट कितना निकल रहा है। ठीक है, समझते हैं कैसे समझेंगे। तो हमें क्या करना है, टोटल करंट निकालना है, तो उसके लिए टोटल पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए जो कि ऑलरेडी दिया है, और टोटल रेजिस्टेंस चाहिए। तो पहले हम टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, तो देखो अगर इन दोनों रेजिस्टेंस को देखें तो ये पैरेलल में है, तो इन दोनों का नेट रेजिस्टेंस अगर हम R डैश मान लें तो इसकी वैल्यू क्या होगी? R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, यही होती है। तो कितना हो गया? 6 3 18 और 6 3 9, कितना हो गया? 2 ओम हो गया। यानी ये दोनों मिला के कितने आ गए? 2 ओम आ गए। अब ये 2 ओम किस में है? सीरीज में। तो ये दोनों मिला के कितने हो गए? 4 ओम हो गए। ये दोनों मिला के कितने हो गए? 4 ओम हो गए। तो इन दोनों को मिला के 2 ओम आया, और ये 2 ओम किस में है? सीरीज में। तो ये कितना हो गया? 4 ओम। अब ये 4 ओम और ये 2 ओम फिर से किसमें? पैरेलल में। तो हम फाइनली R जो हमारा आएगा, R इक्विवेलेंट जो आएगा, तो ये ऊपर 4 हो रहा है, नीचे 2 हो रहा है। तो R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 कितना हो गया? 8 अपॉन 6, यानी कितना आ गया? ये आ गया 2 4 जा 2 3 जा। ठीक है, तो ये हमारा R इक्विवेलेंट हो गया। क्या ये चीज आपको समझ में आई? नेट रेजिस्टेंस, हाँ, यहां पर तुम्हारा कितना था? 6 और 3, तो नेट रेजिस्टेंस कितना हो गया सीरीज में? नेट रेजिस्टेंस हो गया आपका 2। ठीक है, अब ये 2 और अरे एक मिनट, एक चीज तो गड़बड़ होगी, ये चीज ध्यान नहीं दी, ये पैरेलल में नहीं होंगे, ये तो पूरा एक ही सर्किट है ना, सीरीज में होंगे। सॉरी, ये गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पे 2 आया, ये भी 2 है और ये भी 2 है। देखो पैरेलल में कब होते हैं? जब यहाँ पे करंट अलग अलग डिवाइड हो रहा होता, यानी एक ऐसा होता और एक ये अलग से लगा होता। जैसे एक अलग से हमारे पास होगी ब्रांच होती, बट देखो करंट यहाँ से जा रहा है ना, यहाँ से, और करंट कहीं डिवाइड नहीं हो रहा। ये दोनों मिला के एक बन गए, तो करंट कहीं डिवाइड नहीं हो रहा। तो ये किसमें हो गया? पूरे तीनों किसमें हो गया? सीरीज में। तो 2 4 6 नेट रेजिस्टेंस हो गया, 2 ऊपर आया था, ये 2 और ये वाला 2, कितना हो गया? 6 ओम। नेट रेजिस्टेंस हो गया 6 ओम। अब हम इससे नेट करंट निकाल सकते हैं। V का फॉर्मूला होता है IR। तो I कितना है? I तो निकालना है, तो I का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? V अपॉन R हो जाएगा। V कितना है? V है 30, R कितना आया? 6। तो टोटल करंट हो गया 5 एम्पियर। कितना हो गया? 5 एम्पियर। अब जब 5 एम्पियर करंट, देखो इसमें तो 5 एम्पियर रहेगा। आपने पढ़ा होगा कि सीरीज में करंट डिवाइड नहीं होता, सीरीज में करंट एक जैसा होता है, चाहे कितने भी ओम का रेजिस्टर क्यों ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर 5 ओम 5 एम्पियर, यहाँ पे 5 ओम, लेकिन यहाँ 5 एम्पियर नहीं होगा। यहाँ पे कितना होगा? तो यहाँ पे अलग अलग हमें करंट देखने के लिए मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, हमें 6 ओम में चाहिए ना, हमें क्या चाहिए? करंट इन 6 ओम रजिस्टर। कितना होगा भाई? टोटल 5 है, 5 को डिवाइड करो तो इसमें 6 में कितना आ जाएगा, और टोटल कितना है रेजिस्टेंस? 9। ऐसे निकाल लो। तो 5 इंटू 2 3 या 6, और सॉरी 3 2 या 6, 3 3 या 9, तो कितना हो गया? 10/3 ओम। ऑप्शन है। क्या पूछा था इसमें हमसे? क्या पूछा था? करंट थ्रू 6 ओम रेजिस्टर्स। 2 आंसर दे रहे, पूछा तो एक ही है। 30 वोल्ट सप्लाइड द करंट थ्रू 6 ओम रेजिस्टर R। 6 ओम में तो ये होगा, और अगर हम 3 ओम में निकालें तो 3 ओम में कितना आएगा? करंट इन 3 ओम। 3 ओम में कितना आएगा? टोटल 5 है, 3 में निकालना है, टोटल 9 है।
कितना हो जाएगा 5 इंटू 1/3 यानी 5/3 ओम, ये आएगा। ये टोटल आएगा किसमें, 3 वाले में, है ना। तो हमसे पूछा है 6 वाले में और 2 ऑप्शन दिए, तो 5/3 किसमें है, इसी में लग रहा है मैं 5/3। तो हमें ऐसा लगता है यहाँ पर कि टोटल करंट और इन्होंने वो कुछ क्वेश्चन गड़बड़ लगा। तो 3 ओम है तो उसके अकॉर्डिंग ये सही है। अब ये किसके लिए दिया ये समझ में नहीं आ रहा। तो इन्होंने पूछा होता कि इस पूरे में कितना होगा, ये टोटल करंट कितना होगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है, ठीक है। तो अगर 3 ओम में होगा तो कितना हो जाएगा 5/3 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 5/3, ठीक है। क्योंकि देखो हम इन दोनों को जोड़ दें, अगर टोटल करंट निकालें तो 10/3 5/3 15/3 यानी 5 आ जाएगा। ये दोनों में कितना हो गया टोटल 5, तो ऐसे 5 इसमें होगा 5 इसमें होगा, इन दोनों में मिला के भी 5 ही होगा। अब इसमें कितना आ जाएगा इसमें कितना आ जाएगा, हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो हमें लग रहा है कुछ लैंग्वेज यहाँ पे गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 48। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। हाँ, क्वेश्चन नंबर है 49। ट्राई करेंगे आप लोग, फिर हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या लिखा है। इफ अ कॉपर वायर को स्ट्रेच किया जाता है टू मेक इट 0.1% लॉन्गर, इसको 0.1% बड़ा कर दिया जाता है तो कितने परसेंट चेंज आएगा रेजिस्टेंस पे, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि अगर 0.1% इसको बढ़ा दिया जाए तो कितने परसेंट इसके रेजिस्टेंस में चेंज आएगा। अच्छा ये बताओ, रेजिस्टेंस और लेंथ में आपको रिलेशन पता होगा। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, ठीक है। तो अगर हम लेंथ बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली बात है रेजिस्टेंस बढ़ेगा, बट पूछे कितना परसेंट बढ़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा R = ρl/A, ठीक है, ρl/A। तो अगर से हम लॉग ले लें तो क्या आएगा, log R = log ρ प्लस log L माइनस, नीचे वाला माइनस में हो जाता है, log A, ठीक है। अब तो यहाँ पे क्या क्या चीज चेंज हो रही है। अगर हम लेंथ को बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस चेंज होगा, लेंथ चेंज होगी, एरिया चेंज होगा, लेकिन रेजिस्टिविटी कांस्टेंट है, रेजिस्टिविटी लेंथ पे डिपेंड नहीं करती। तो हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, log R का 1/R, लेकिन साथ में dr आ जाएगा। ये तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है 1/L लेकिन dl, 1/A लेकिन dA। तो फाइनली यहाँ से क्या मिल गया, dr/R = dl/L माइनस dA/A, ठीक है। लेकिन एरिया तो हमारे पास है नहीं तो इसको इक्वेशन 1 मान के छोड़ दो। अब हमें ये पता है कि वॉल्यूम जो है वो एरिया इंटू लेंथ होता है। फिर से इसमें क्या ले लो, लॉग, तो log V = log A प्लस log L। अब फिर से वही चीज कि वॉल्यूम फिर से चेंज नहीं होगा, एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज हो सकता है, लेंथ चेंज हो सकती है, बट वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। log A का वही 1/A और dA, log L का 1/L और dL, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2।
अगर हम 1 और 2 को ऐड कर दें, इक्वेशन 1 एंड 2 को हम ऐड कर दें तो देखो क्या मिलेगा, dr/r इस साइड 0, तो dr/r बचा केवल, इस साइड आ जाओ, ये माइनस के प्लस का कैंसिल हो जाएगा, तो dl/l क्या हो जाएगा, 2dl/l हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे पूछा, आपको दिया है ये जो रेट है ये कितना दिया आपको, ये दिया 0.1%, तो रेजिस्टेंस कितना चेंज होगा, 0.2% रेजिस्टेंस जो है वो चेंज हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो आप चाहो तो इस रिजल्ट को डायरेक्ट याद रख सकते हो, या फिर ये जो हम लोगों ने फॉर्मूले पढ़े इनकी हेल्प से हमने रेजिस्टेंस और लेंथ में एक रिलेशन फाइंड कर लिया। वो ये रिलेशन होता है, रेजिस्टेंस में जितना भी परसेंट चेंज होगा उसका डबल चेंज होगा उसके, सॉरी लेंथ में जितना भी चेंज होगा उसका डबल चेंज होगा उसके रेजिस्टेंस, लेकिन परसेंट में ध्यान रखना है, इसमें परसेंट में, अदरवाइज लेंथ और ये तो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो आई होप ये चीज आपको, ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब है अगला क्वेश्चन, चलो एक ही क्वेश्चन बचा है तो इसको भी कर ही लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, पहले आप लोग ट्राई करेंगे फिर हम बताते हैं। चलिए तो समझते हैं इस क्वेश्चन को। क्या लिखा है, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज 1.25 into 10 की पावर -3 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। ठीक है, 300 केल्विन पे जो रेजिस्टेंस 1 ओम है, तो वो टेम्परेचर बताओ जिस पे रेजिस्टेंस 2 ओम हो जाए। तो आपने पढ़ा होगा कि रेजिस्टेंस और इसमें टेम्परेचर कोई रिलेशन होता है, R इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। ठीक है, ये आपने रिलेशन पढ़ा हुआ होगा। तो फाइनल R कितना चाहिए, 2, इनिशियल कितना है 1 प्लस टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना है, ये है कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ वायर, ये है 1.25 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, ये हो गया। और डेल्टा टी ये निकालना है, तो पता नहीं कितना चेंज करना पड़ेगा भाई। ये पता है कि पहले टेम्परेचर कितना है, 300 के है, 300 के पे इतना है, 300 के पे जो रेजिस्टेंस है 1 ओम है, तो कितने उस पे रेजिस्टेंस 2 ओम होगा। तो ये तो क्लियर है कि जो भी आंसर होगा 300 के से ज़्यादा होगा, क्योंकि टेम्परेचर और रेजिस्टेंस में क्या रिलेशन होता है आप लोग ये जानते हो कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर को बढ़ाने पे जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो भी क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है, सब आप जानते होगे ऑलरेडी।
ठीक है। तो पहले इसमें हम डेल्टा टी निकालते हैं, ठीक है। डेल्टा टी क्या होगा, ये 2 हो गया, यहाँ पे 1 + 1.25 10 की पावर -3 डेल्टा टी। 1 को माइनस करोगे 1 बचेगा, 1.25 × 10 की पावर -3 डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या हो जाएगा, 1/1.25 × 10 की पावर -3। ये 10 की पावर -3 ऊपर पहुंचेगा तो +3 हो जाएगा, 1.25, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कितना, एक पॉइंट हटा दो, 2 जीरो और बढ़ जाएंगे तो ऊपर 100 हो जाएगा अपॉन 125 × 10 की पावर 3। फाइनली कितना गया, 25 5 जा 25 4 जा 4/5, एक जीरो यहाँ से और निकाल लो तो बचे 2 जीरो, तो गया 5 8 जा, ये हो गया 800 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये सेल्सियस में दिया था। तो 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज करने पर ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा हमें ये बताओ कि पहले टेम्परेचर कितना था। तो इनिशियल जो टेम्परेचर था वो था 300 K, और 300 K को अगर हम सेल्सियस में लाए तो इसमें से 273 माइनस कर दो। वैसे तो 273.15 माइनस करते हैं, बट हम अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने के 273 कर लेते हैं। ये बचेगा 27 डिग्री सेल्सियस। यानी जो पहले टेम्परेचर था वो 27 डिग्री सेल्सियस था। कितना चेंज हो गया, 800 चेंज हो गया। तो आपको पता है कि डेल्टा टी है टेम्परेचर डिफरेंस किसके बराबर होता है, फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दो। ये कितना है, ये 800 है। फाइनल कितना है ये तो पता करना, मान लो x है, इनिशियल कितना है 27 है। तो जो x की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 800 + 27। तो जो फाइनल आंसर है वो क्या आ जाएगा, 827 डिग्री सेल्सियस। हाँ ये ऑप्शन में है। देखो इसको समझो एक बार, जो हमने यहाँ पे बोर्ड पे किया है। हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पर R और R0 में रिलेशन था वो निकाला, फिर हमने इसमें वैल्यू रखी तो हमें से डेल्टा टी मिल गया कि डेल्टा टी मतलब कितना चेंज आया, 800 का चेंज आया। यानी जो भी पहले टेम्परेचर था उसमें या तो 800 बढ़ा होगा या 800 कम हुआ होगा। चूंकि रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो टेम्परेचर भी बढ़ा होगा। तो 800 और पहले से 27 था तो अब कितना हो गया होगा, 827, 827 डिग्री सेल्सियस आपका फाइनल टेम्परेचर हुआ होगा, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक से क्वेश्चंस थे जो हमने आपको करवाए। इनके एनिमेशंस वीडियो भी हम आपको इस वीडियो के साथ ऐड कर देंगे। तो एक बार हम जल्दी से देख लेते हैं फटाफट हम लोगों ने यहाँ पे क्या क्या देखा। तो हम इसको रफ कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर हमने आज की क्लास में 2 एक्सपेरिमेंट को समझा। एक में हमने मीटर ब्रिज से हम किस तरीके से रेजिस्टिविटी फाइंड कर सकते हैं उस चीज को देखा, और दूसरा ओम्स लॉ से हम कैसे रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। ओवरऑल हमें दोनों प्रैक्टिकल रेजिस्टेंस बेस्ड ही थे। एक में मीटर ब्रिज का यूज किया, दूसरे में ओम्स लॉ का यूज किया। मीटर ब्रिज में हमने समझा कि जो हमारा मीटर ब्रिज होता है इसको किस तरीके से सेटअप करते हैं, कहाँ नोन होता है कहाँ अननोन होता है, क्या नल पॉइंट होता है, किस तरीके से जो हमारे ऑपरेटर्स हैं इनको हम जोड़ते हैं, ठीक है, सर्किट में। वो सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे समझी। और उसके बाद हम लोगों ने इस टॉपिक पे कुछ क्वेश्चंस किए, 4 से 5 कुछ क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा भी है, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक हमने ओम्स लॉ पे एक क्वेश्चन, एक एक्सपेरिमेंट को समझा कि ओम्स लॉ को हम किस तरीके से यूज करके हम एक रेजिस्टेंस, एक किसी वायर का रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो पूरा सेटअप था, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट थे, क्या काम होता है रियोस्टेट का, की का, जो हमारे सेल है, एमीटर है, वोल्ट मीटर है, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने समझा। और इसके बेसिस पर हम लोगों ने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो थे वो सॉल्व किए। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं कोई डाउट रहता है तो आप हमसे ग्रुप में पूछ सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे फिर से अगली वीडियो में कुछ नए एक्सपेरिमेंट के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।
Our aim is to determine the resistance per centimeter of a given wire by plotting a graph of potential difference versus current and hence to determine its resistivity. To do the experiment, we require the following: screw gauge, battery, one-way key, rheostat, voltmeter, ammeter, measuring scale and resistance wire. Procedure: connect the positive terminal of a battery to the positive terminal of ammeter using a connecting wire. Connect the negative terminal of the ammeter to the positive terminal of the voltmeter using a connecting wire. The negative terminal of the voltmeter is connected to the upper terminal of the rheostat using a piece of wire. Connect the lower terminal of the rheostat to one end of the one-way key, that is, the key should be removed, using a connecting wire. The other free end of the one-way key is connected to the negative terminal of the battery. Now, take a resistance wire, stretch it and measure its length using a meter scale and cut the wire at the given point. Connect it in parallel to the terminals of the voltmeter, that is, positive to negative. The connection is completed. Now, insert the key and slide the rheostat contact to check the working of the ammeter and voltmeter. Adjust the sliding contact of the rheostat and note down the value of potential difference V from voltmeter and current I from the ammeter. Record the reading of the voltmeter and ammeter. Shift the rheostat contact slowly and record the reading of the voltmeter and ammeter and calculate the value of R in each case. Shift the rheostat contact slowly. Similarly, take at least 5 sets of independent observations. Record the readings and plot a graph with the values. Calculate the resistance per centimeter of the wire. Calculate the least count and zero correction of the screw gauge. Remove the resistance wire from the terminals of the voltmeter. The resistance wire is gently gripped between the stud and the screw of the screw gauge. Note the pitch scale reading and head scale reading. Calculate the diameter of the wire and hence the radius of the wire. Calculate the resistivity, specific resistance, of the material of the wire. Resistance per centimeter of the given wire is 0.066 ohms per centimeter and resistivity of the material of the given wire is 1.01 into 10 raised to minus